चलिए, जैसा कि हमने बताया था सर, राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कब ऐसा प्रयास किया था, भारत की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का प्रयास कब किया था। 1967 68 में। ठीक है, कब किया था, 1967 68 में किया था। नौरोजी जी ने जब उस समय आकलन किया, दादा भाई नौरोजी ने जिस समय आकलन किया, उस समय भारत की 1968 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। कितनी थी। 20 रुपए। 20 रुपए थी। कितनी थी, ध्यान में रखेंगे, 20 रुपए थी। मात्र 20 रुपए आए, उन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो 20 रुपए है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक सिरास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया था। ठीक है, एफ सिरास नाम का एक क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स कह लीजिए। ठीक है, उन्होंने 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितने बताए थे, 49 रुपये बताया था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास, ठीक है, वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया गया। 1949 में भारत द्वारा नियुक्त, ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, क्या बताएंगे, नाम क्या है उनका। पीसी महालनोबिस। बिल्कुल, किन्हें बनाया गया, पीसी महालनोबिस को बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर आर गाडगिल तथा बीके आर बी राव की समिति के सदस्य है। ठीक है, इस समिति के पीसी महालनोबिस को, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पीसी महालनोबिस को। और डॉक्टर आर गाडगिल तथा बीके आर बी राव इस समिति के सदस्य भी थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की, जिसके अनुसार, ठीक है, 1948 49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय कितना करोड़ रुपया था, 8,710 करोड़ रुपए, तथा प्रति व्यक्ति आय मात्र 225 रुपए था। कितना था, 225। 225 रुपए। तो यहाँ पे तीन प्रकार के प्रति व्यक्ति आय की हमने बात की। सबसे पहले 1967 68 में दादा भाई नौरोजी ने देश की मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 20। 20 रुपया। ठीक है, 1911 में बात करेंगे तो एफ सिरास ने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 49 रुपए। 49। आजादी के बाद बात की 1949 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, पीसी महालनोबिस। पीसी नाम महालनोबिस के। ठीक है, इनके और दो अन्य सदस्य कौन थे, गॉडगिल और बीके राव। बीके राव। ठीक है, ध्यान में, गॉडगिल और बीके आरवी राव इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने रिपोर्ट कब दी, 1949 में बनी, तो रिपोर्ट कब दी, 1951। बिल्कुल 1951। उस समय देश में, ठीक, देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, क्या बताएंगे। 8,710 करोड़। बिल्कुल 8,710 करोड़। और ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, व्यक्ति की आय कितनी थी, 225। बिल्कुल ध्यान में रखें, 225। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद के वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति तैयार कौन करता है, वित्त सॉरी, मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति तैयार कौन करता है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। लेकिन भारत में मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है, आरबीआई। भारत सर, बिल्कुल, मौद्रिक नीति ध्यान में रखेंगे, आरबीआई का है। ठीक है, ध्यान में रखिए, आरबीआई का क्या है, मौद्रिक नीति है। ठीक है, वित्त मंत्रालय कौन सा नीति तैयार करता है, तो राजकोषीय नीति। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े, ठीक है, प्रतिवर्ष, ठीक है, कब से कब तक मतलब किस तारीख के बीच के आधारित है, मतलब बोलते हैं ना, राष्ट्रीय आय का मतलब वित्तीय वर्ष क्या है, तो क्या बताएंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, यही हमारा वित्तीय वर्ष भी होता है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। भारत में संख्यांकी विभाग के अंतर्गत, ठीक, केंद्रीय संख्यांकी कार्यालय, जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ, इसकी स्थापना कब हुई थी, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। ठीक है, भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी कौन सी संस्था है, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, मोबाइल सीएसओ। ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर लिया अभिषेक जी। ठीक है, इको होता है आपकी तरफ से, सीएसओ। ठीक है, क्या बताएंगे, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है, वही भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वेस ऑफिस, एनएसएसओ, ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता रहा। ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने सीएसओ और एनएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन
राष्ट्रीय सांख्यिकी, ठीक है, कार्यालय एनओसी की स्थापना की। शुरू में सीएसओ जो आंकड़ा जो तैयार करता था उसमें मतलब मदद कौन करता था, एनएसएसओ करता था। क्या करता था, एनएसएसओ करता था। लेकिन 2019 में सरकार ने दोनों का मतलब क्या कर दिया, तो दोनों का विलय कर दिया, ठीक है। मतलब सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया, जो संक्षेप में क्या बोलते हैं, एनओसो बोलते हैं। एनओसो की नींव कब रखी गई सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ने एनओसो कब विलय कर दिया, सारे को मिला के एनओसो कब बना दिया, 2019 में 2019 में। एनएसओ किसको किसको विलय करके बनाया गया, क्या बताएंगे, CSO और बिल्कुल सीएसओ और एनएसओ को विलय करके बनाया गया, ठीक है। ध्यान में कब बनाया गया, कब बनाया गया एनएसओ, 2019 बिल्कुल 2019 में बनाया। साइमन कुजेंटर्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। बात करेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, साइमन कुजिनेस्को। बिल्कुल साइमन किसे माना जाता है, तो साइमन कुजेननेट्स को माना जाता है, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो सारे के सारे प्रश्न जो थे राष्ट्रीय आय से थे। चलिए बताएंगे 1911 में प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी थी, एस सिराज के अनुसार 1911 में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 49 रुपए। बिल्कुल कितना था, ध्यान में रखेंगे 49 रुपया था। कितना था, ध्यान में रखेंगे 49 रुपया था। आप इसे याद रखिए, ठीक है। आप देखेंगे राष्ट्रीय आय की लागत क्या होती है, तो किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी उसकी कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो, ठीक है, साधन लागत पर की जाती है या फिर बाजार लागत पे की जाती है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना किस आधार पे की जाती है, तो क्या बताएंगे, साधन लागत पर, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे, जिसको एफसी कहते हैं, या फिर बाजार लागत पे की जाती है, जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं, एमपी कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चलिए ये एक फैक्ट हो गया, इसको याद रखिएगा। अब साधन लागत क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपने बताया राष्ट्रीय आय की लागत की गणना जो होती है साधन आय पे या फिर मतलब मार्केट लागत पे, मतलब बाजार लागत पे की जाती है। तो साधन लागत क्या होता है, तो यह मूलतः निवेश की गई नई लागत होती है जिसे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ठीक है, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। आप किसी भी चीज का अगर उत्पादन करेंगे तो बहुत सारे खर्च निकल कर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। कच्चा माल का कीमत है, श्रम, सामान को बनाने में मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। कहीं पे बनाएंगे तो उसके लिए जगह को हायर करें, किराया क्या हो गया, बिजली क्या हो गया, ये सारा चीज इसमें साधन के लागत पे आता है, ठीक है। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों की संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं। जैसे मान लिया आपने एक साइकिल बनाया, ठीक है, सपोर्ट समझिए, आपने क्या बनाया, एक साइकिल बनाया, ठीक है। साइकिल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लोहा चाहिए। लोहा क्या हो गया, इसका कच्चा माल हो गया, ठीक है। साइकिल तो आप खुद नहीं बना सकते, इसके लिए आपने किसी व्यक्ति को हायर किया जो कि इंजीनियर है, चाहे कुछ भी समझिए, तो उसको श्रम लागत कहेंगे, क्योंकि उसको आप पैसे देंगे, क्या होगा, श्रम लागत बनाएंगे। अब उस साइकिल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि लोहा को जोड़ने के लिए सबके लिए क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, बिजली आ जाएगा। कहाँ पे बनाएंगे, खाली जगह पे तो नहीं बनाएंगे, इसके लिए वेयर हाउस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, इसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। ये सारा चीज एक, ये बहुत कुछ खर्च होगा, ये बहुत, उसके लिए एक बार क्या होगा, उसके बाद आपको क्या, ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, परिवहन जिसको कहेंगे। एक सामान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के खर्च से गुजरना पड़ता है। ये सारा की खर्च अंतिम में जब साइकिल जब बन के जब तैयार होगा तो इस सब खर्च को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साइकिल का कीमत तय होगा, इसको क्या बोलते हैं, साधन लागत कहते हैं, ठीक है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान इन कारकों में लागत का आकलन करते हैं, इसके बाद उस वस्तु का सेवा मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब इस वस्तु का सेवा मूल्य निर्धारित करेंगे, अब ये सब जितना भी खर्च जो है सबके सब इसमें जोड़ देंगे। अरे मान लीजिए आप कहीं पे अगर जाते हैं, कहीं पे कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो काम किया, अगर मान लीजिए 100 रुपया का अगर आप सामान खरीद कर लाए, ठीक है, लेकिन आपको आने जाने में अगर खर्चा आपको 150 रुपया हो जाता है, तब उस सामान का कीमत क्या 100 रुपया मानेंगे कि 150 रुपया को भी उसमें जोड़ देंगे, 350। बिल्कुल 350 नहीं, 250 हुआ, ठीक है। कितना हुआ, 250। तो आगे सामान को बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 250 से तो ज्यादा में बेचेंगे, बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। 100 रुपया बोलेंगे, हम 100 रुपया में खरीद के लाए थे तो मेरा सामान का कीमत 100 रुपया नहीं। आपने जो सामान खरीद कर लाया, आपको आने जाने में जो खर्च हुआ तो सब कुछ इसमें ऐड होगा, वही तो साधन लागत होगा। किसी भी सामान को बनाने,
ठीक में जो भी चीजें मतलब खर्च होती है, सब कुछ जो होती है, सबके सब साधन लागत में आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। साधन लागत से सरकार को भुगतान किए गए कर जो शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर पूछेगा क्या साधन लागत में किराया को शामिल करेंगे, बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स का नॉर्मल नॉर्मल चीज आप लोग को बताऊंगा, सीख जाएंगे। कुछ बताए क्या साधन लागत में किराया को शामिल करेंगे, करेंगे। बिजली को शामिल करेंगे, कच्चा माल के कीमत को शामिल करेंगे, जी जी सर। सर। ऋण को शामिल, ब्याज को शामिल करेंगे, ब्याज पे ब्याज भी शामिल होगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपया तो नहीं होगा, तो क्या करेगा, 100 करोड़ रुपया मार्केट से उठाएगा, उठाएगा ना। इस पे जो जी सर। ब्याज जो देगा, तो ब्याज तो कोई अपने पास से नहीं भरेगा, तो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसी पे तो प्रोडक्ट का ब्याज भी शामिल रहेगा, उसी पे तो जोड़ेंगे भाई साहब, नहीं। तो सब कुछ मतलब साधन लागत में शामिल क्या नहीं होगा, तो साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर्ज को शामिल नहीं किया जाता। जो सरकार को जो टैक्स देंगे वो शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। ठीक है, परंतु कोई अनुदान सब्सिडी प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। आपको अनुदान मिलेगा या फिर सब्सिडी मिलेगी तो वह मतलब साधन लागत में शामिल होगा, लेकिन कर जो होता है ना, सरकार को जो टैक्स जो देते हैं वो साधन लागत में शामिल नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। जी सर। सिंपल शब्दों में बोले तो साधन लागत वही है जो एक वस्तु के बनाने में शुरू से लेकर वस्तु के निर्माण प्रक्रिया तो जो सारा खर्च होगा, विभिन्न प्रकार के खर्च से गुजरेंगे, अंतिम अंतिम में जाकर वस्तु का मूल्य के निर्धारण करने में उन सारे खर्च को शामिल किया जाएगा, वो साधन लागत है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दी गई है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, इसको एनओएसओ कहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अधीन, ठीक है, 2009 में सीएसओआर, ठीक है, किसको विलय कर दिया, सीएसओआर किसको विलय कर दिया, एनएसएसओ को विलय कर दिया। किसे कर दिया विलय, सीएसओ और एनएसएसओ को विलय करके क्या बना दिया गया, इसको सीधे बना दिया गया, एनएसओ बना दिया। क्या बना गया, एनएसओ बना दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्या था इसमें, तो देखेंगे रंगराजन आयोग ने राष्ट्र, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आप देखिए रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा, ठीक है, यथा निर्धारित सांख्यिकी मापदंडों का कार्यान्वयन और अनुच्छेदन करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसी को भी सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एनओसी की सिफारिश की थी। कि कौन सा आयोग ने सिफारिश की थी, कौन से आयोग ने सिफारिश की थी, रंगराजन आयोग ने। किस आयोग ने, रंगराजन आयोग ने सिफारिश की थी। ठीक है, एनओसी की परिकल्पना की थी। 3 महानिदेशक सांख्यिकी, ठीक है, डीजी स्टैटिक्स, ठीक है, महानिदेशक समन्वय प्रशासन और नीति, डीजी कोऑर्डिनेशन इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी, और महानिदेशक, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण है जो सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 महानिदेशक होते हैं, ये भी आपको उतना आपको नहीं ध्यान में रखना। आपको बस ध्यान में रखना सरकार ने सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया 2019 में। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखेंगे। एक होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है, एनएससी क्या काम करती है, देखेंगे यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा पे अंतर्गत 2005 में गठित स्वायत्त निकाय है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं। इसके गठन का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में देश की सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा गया एनएससी का गठन कब किया गया, तो क्या बताएंगे, एनएससी का गठन कब किया गया, कब किया गया एनएससी की गठन, 2005। बिल्कुल एनएससी के गठन 2005 में किया गया। ठीक है, एनएसओ का गठन कब किया गया, एनएसओ का गठन 2019। का गठन कब किया गया, 2019 में किया गया। ठीक है, जब हम बात करेंगे जो साधन लागत, हमने फैक्टर कॉस्ट जब ज्ञात करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज को शामिल नहीं करेंगे, सरकार के देने वाले टैक्स को, हाँ, गवर्नमेंट को जो टैक्स जो देंगे जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है उसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी जो मिलेगी, अनुदान जो मिलेगी, वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, जी सर। अब आते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, बाजार लागत क्या होता है, देखिए बाजार लागत वह मूल्य है जिसपे एक उपभोक्ता किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करना पड़ता है। जैसे आप गए दुकान में, ठीक है, आप गए दुकान में एक पार्ले जी का बिस्किट खरीद लिया, तो पार्ले जी के बिस्किट को आपने कितना रुपया, 3 रुपया जाके आपने पे कर दिया, तो आपका बाजार लागत होगा। ठीक है,
पार्ले जी के बिस्कुट का मतलब क्या हो गया, बाजार लागत हो गया, लेकिन उसका बाजार लागत, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साधन लागत अंतर हो सकता है उसका साधन लागत 2 रुपया ही हो। जी साधन सर। लागत से बाजार लागत ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा सर। हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि बाजार लागत कंपनियां अगर बेचेगी तो जाहिर सी बात प्रॉफिट में ही बेचेगी, नुकसान में क्यों बेचेगी? सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हमेशा बाजार लागत ज्यादा होगा। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की लागत दर पर अप्रत्यक्ष, ठीक है, शेन वेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीएसटी आदि जोड़ने के बाद निकाली जाती है। कंपनी तो भाई साहब, कंपनी तो मतलब साधन लागत में तैयार कर दी, चलो हमको इतना पैसा खर्च हुआ, मेरा मटेरियल कितना, मेरा प्रॉफिट पे इतने पे आ रहा। लेकिन भाई साहब इसमें क्या नहीं शामिल होता है, इसमें टैक्स नहीं शामिल होता है। क्या नहीं शामिल होता है? साधन लागत किसी वस्तु का, जैसे मैंने वो क्या बोला, आपने एक साइकिल बनाई, साइकिल पे लोहा लगाया, श्रम लगाया, लोगों को सैलरी दिया, बिजली पे खर्च किया, किराया पे खर्च किया, ठीक है, बहुत सारा खर्च किया, साइकिल तैयार हो गया। अब साइकिल तैयार हो गया तो क्या साइकिल का तैयार होने में खर्च आपको 1500 रुपया पड़ा, तो क्या 1500 रुपया मार्केट में जाकर बेच दोगे? नहीं, अब सरकार बोलेगी हमको अभी टैक्स दो। ठीक है, देखिए 1500 रुपया इसका साधन लागत ये साइकिल का हुआ, ठीक है। आप इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ लो, आपको क्या प्रॉफिट में बेचना है, मान लो 1500 रुपया खर्चा ही हो गया, अपना जो भी 200 रुपया 250 रुपया जो प्रॉफिट रखना है वो रख लीजिए, 200 रुपया आपने अपना प्रॉफिट रख लिया, तो ये 1700 रुपया ये हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप जाके मार्केट में जाओगे बेचोगे तो सरकार ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स लगाएगी, ठीक है, जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, सब कुछ लगने के बाद पता चला सरकार ने इस पे 400 रुपया टैक्स जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसका मार्केट कैप कितना हो गया, इसका 2100 रुपया का। मार्केट में जब साइकिल बिकेगी तो कितनी हो जाएगी? 2100 रुपया में साइकिल बिके, वही 2100 रुपया जो है क्या है, या का बाजार लागत हो जाएगा उस साइकिल का। ठीक है, यानी बाजार यही मूल्य पे सर, पहुंचने के लिए। यही क्वेश्चन सर दरोगा में पूछा था, यही क्वेश्चन। अच्छा, तो ये हमको पहले पढ़ाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो बाजार लागत की बात करेंगे। तो बाजार लागत तो साधन लागत है, ठीक है। साधन लागत ये क्या है? साधन लागत एक्चुअली कीमत है। साइकिल से फैक्ट्री से निकला, तो फैक्ट्री से निकलने के समय वो तो साधन लागत ही था, लेकिन सरकार का भुगतान जब इसमें शामिल कर देंगे तो मतलब ये क्या होगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, बाजार कीमत बन जाएगा। ठीक है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय उनकी गणना कर ली जाती है। ठीक है, अनुदान वगैरह घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे क्या, तो यहाँ पे आपको क्या देखना, साधन लागत में अनुदान को शामिल किया गया है, लेकिन टैक्स को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो साधन लागत में टैक्स जुड़ेगा, टैक्स जुड़ने का मार्केट में जब बेचने के लिए जब जाएगा तो बाजार लागत पे जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इस लागत पे जाएगा तो उसका बाजार लागत हो जाएगा। बाजार लागत में क्या क्या शामिल है? बाजार लागत में टोटल साधन लागत, जो कंपनी, जो निर्माता जो साइकिल बनाए उसका लाभ शामिल है, सरकार को दिए जाने वाला टैक्स शामिल है, सब कुछ शामिल है इसमें बाजार लागत पे। समझ गए? क्लियर? चलिए, आप चलेंगे आगे। क्या मूल्य वर्धन की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, देखेंगे यार क्या होता है। मूल्य वर्धन की धारणा क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय, सॉरी, राष्ट्रीय उत्पादक घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए, जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में ना आए, यानी माध्यमिक वस्तुओं तथा प्रयुक्त लागतों का आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल्यवर्धन उत्पादक क्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इससे, ठीक है, उत्पादन पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पादन अनुदान को घटा देते, तभी, ठीक है, निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र की जीडीपी सकल मूल्यवर्धनों का योग होता है, जिसे ह्रास नहीं निकाला गया, पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया। अब देखिए, सिंपल है, इसको भी समझना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहा है, ठीक है, इसको समझिएगा ज्यादा से, ये क्या होता है मूल्यवर्धन धारणा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए, जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में ना आए, यानी किसे, माध्यमिक वस्तुओं, ठीक है, मतलब दोबारा गणना में नहीं आए। ठीक है, माध्यमिक वस्तु तथा प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जब हम इससे उत्पादन पर लगो करों को मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पादन अनुदान को घटा देते हैं, जैसे सरकार अनुदान दी, ठीक है, जैसे सरकार क्या करती है, कभी कभी इंडस्ट्री को अनुदान देती है, 20 लाख रुपया अनुदान दिया, ठीक है, 20 लाख रुपया अनुदान दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे चीजों को कैलकुलेट कर देने के बाद जब टैक्स वगैरह जब जोड़ दिया जाता है, इसमें कहाँ गया, साधन लागत में जब टैक्स वगैरह जोड़ दिया जाता है, उसके बाद मतलब अनुदान को घटा दिया जाता है,
तो आपका निकलता है, क्या निकलता है, तब मूल्यवर्धन की धारणा तब आपका निकल कर आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अब तक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर में और अच्छे से समझाएगा। देखेंगे भारत में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधारण लागत पर किया जाता है। अगर पूछेगा भारत में आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय आय की गणना किस पे किया जाता है, तो साधारण लागत पे किया जाता है। लेकिन लेकिन ठीक है, मार्केट कैप पे भी किया जाता है। जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए किस पे करते थे, तो यहाँ पे किस पे करते थे, कॉस्ट फैक्टर पे करते थे। ठीक है, लेकिन 2015 से मतलब किस पे की जा रही है, तो मार्केट प्राइस पे की जा रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो अगर पूछेगा क्या राष्ट्रीय आय की गणना कॉस्ट फैक्टर पे की जाती है, ठीक है। क्या राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पे की जाती है, ठीक है। क्या राष्ट्रीय आय की गणना दोनों पे की जाती है, ठीक है। क्या राष्ट्रीय आय की गणना केवल कॉस्ट फैक्टर पे की जाती है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे भी की जाती है। ठीक है, समझ गए। जो वास्तव में ठीक है बाजार लागत मार्केट कॉस्ट पे ही है। सकल मूल्य वर्धन ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए में उत्पादन करों को शामिल करने का बाजार का मूल्य ज्ञात होता है। ठीक है, उत्पादन केंद्र एवं राज्यों का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उत्पादन कर की बात करेंगे तो केंद्र एवं राज्यों का अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन कर कैसा है, तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीजें थी जो कि इकोनॉमिक्स में आपको समझना चाहिए। आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर। जी सर। आप पीडीएफ अगर दे देता हूं तो इसको आप लोग पढ़ कर आएंगे तो जाहिर सी अच्छे से समझ पाएंगे। फिर नहीं समझेंगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि हमें भी इकोनॉमिक्स नहीं आती है। जो सच्चाई है सो यही है। ठीक है, सर बट मैं कोशिश कर पीडीएफ रहा दे हूँ जितनी दीजिए। आती है उतना। ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप का लिंक जो डाला आप उसमें जाए, पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ सर? 2 दिन का पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, 2 क्लास का पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिदिन हम लोग एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। आप देखिए चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय किस तरीके से ज्ञात करती है। ठीक है, तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। ठीक है, चालू कीमतों पे राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, तो मौद्रिक आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मौद्रिक आय कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो चालू कीमतों पे राष्ट्रीय आय, एक होता है स्थिर कीमतों पे राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पे राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष पर ठीक है मूल्यों पर मापा जाता है, इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक ठीक है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। ठीक है, अगर कोई देश विकास कर रहा है कि नहीं विकास कर रहा है, क्या देश नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, उसको ज्ञात करने का सिंपल तरीका क्या है, तो किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक क्या है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए किसी आधार वर्ष ठीक है कोई भी आधार पर लेंगे, 2023 ले लेंगे ठीक है, या फिर 2022 कोई भी ले लेंगे, तो किसी आधार वर्ष मूल्यों पर माप, इसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अभिप्राय एक लेखा वर्ष, कोई भी लेखा वर्ष हो सकता है, के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है, इसे ही मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए। चलिए, तो राष्ट्रीय आय जो होता है किस पे निकालते हैं, ज्यादातर स्थिर कीमतों पे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चालू कीमतों पर भी निकालते हैं, स्थिर कीमतों पर भी निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय आय किस पे निकालेंगे, तो राष्ट्रीय आय कॉस्ट फैक्टर पे निकालेंगे और मार्केट प्राइस पे निकालेंगे। कॉस्ट फैक्टर को क्या बोलेंगे, साधन लागत बोलेंगे, और मार्केट प्राइस को क्या बोलेंगे, तो बाजार मूल्य बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जी सर। तो राष्ट्रीय आय दोनों पे। ठीक है, और जबकि बात करेंगे यहाँ पे फिर यहाँ पे और भी, यहाँ पे जैसे कहा गया, हाँ यहाँ पे फिर से राष्ट्रीय चालू कीमत पे भी राष्ट्रीय आय हो सकता है, स्थिर कीमत पे भी राष्ट्रीय आय हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पे देखें प्रचलित बाजार मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर ठीक है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का ठीक है मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक कीमत होगा। यह अंतर मुद्रास्फीति के दर के मूल्य के बराबर होगा। ठीक है,
ध्यान में इसको रखना है। फिर से बता दे रहा हूं, देखिए प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति के वृद्धि की दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य से हमेशा अधिक होगा। ठीक है, यह अंतर मुद्रास्फीति दर के मूल्य का बराबर होता है। आगे मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में निम्न में से शामिल नहीं किया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार पूछता है कि किसी देश के राष्ट्रीय आय को निकालेंगे तो किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को नहीं शामिल किया जाता है, घरेलू सेवाओं अथवा कार्यों को नहीं शामिल किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंश पत्र हो गया, ऋण पत्र हो गया आदि के क्रय विक्रय को नहीं शामिल किया जाता, हस्तांतरण भुगतान पेंशन हो गया, वजीफा हो गया, लॉटरी जीतना हो गया, इसको भी नहीं शामिल किया जाता, विदेशों से प्राप्त उपहार को भी नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसके किसको नहीं शामिल करेंगे राष्ट्रीय आय में? तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं शामिल करेंगे, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को नहीं शामिल करेंगे, ठीक है, घरेलू सेवा अथवा कार्य को मूल्य को नहीं शामिल करेंगे, वित्तीय संपत्ति जैसे अंश पत्र हो गया, जिसको क्या बोलते हैं अंश पत्र को, ठीक है, अंश पत्र हो गया, ठीक है, शेयर क्या बोलेंगे इसको, ऋण पत्र हो गया, ठीक है, आदि के क्रय विक्रय को नहीं शामिल करेंगे, हस्तांतरण भुगतान जिसको पेंशन होता है, वजीफा होता है, लॉटरी जीतना, इसको नहीं शामिल। बार बार मैं बोला लॉटरी जीतना से कई बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करते हैं। ठीक है, अगर आप ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपया जीत गए तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, विदेशों से प्राप्त उपहार, विदेश आपको कोई भी उपहार आपको देती है तो उसको नहीं शामिल किया, लेकिन विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखने का, विदेशों से प्राप्त उपहार इन सारे चीजों के देश के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ गए? राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध क्या होता है? राष्ट्रीय आय के मूलतः 2 आधार, एक घरेलू उत्पाद होता है जिसको क्या बोलता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसको क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। आप देखेंगे घरेलू उत्पाद क्या क्या होता है, तो किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए देश के सीमा के अंदर मतलब भारत के अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ के नागरिक तथा गैर निवासी द्वारा, ठीक है, अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो नागरिक भी है, निवासी भी है और गैर निवासी भी है, ठीक है, जो कि देश में नहीं रहता है, ठीक है, देश में नहीं, देश का निवासी नहीं है, जो हमारे विदेश की कोई कंपनियां हैं भारत में काम कर रही, इनकम जनरेट कर रही, तो उनसे जो इनकम जो होगा वो भी घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। ठीक है, ध्यान रखें, घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा, दोनों को दोनों घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। ठीक है, घरेलू आय में निवासियों की हिस्सा, घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा, दोनों का दोनों घरेलू उत्पाद में शामिल होगा। लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा, तो किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसी देश के आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर, ठीक है, बाहर भी और भीतर भी, ठीक है, उनके द्वारा जो अर्जित आय जो होगा ना, उनको राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए क्या होगा, तो घरेलू आय तो पहले पता है घरेलू आय क्या है। देखिए हमारे यहाँ इनकम कितना हुआ, हमारे यहाँ इनकम वही हुआ जो हमारे यहाँ हमारे निवासियों ने अर्न किया। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ निवासियों का जो हिस्सा, जो घरेलू आय में निवासियों को जो हिस्सा है, घरेलू आय में गैर निवासियों को जो हिस्सा, वही इनकम है। इसमें से घटा देंगे शेष विषयों का भुगतान की गई साधन आय। अब हमारे यहाँ जो इनकम जो हुआ, लेकिन हमारे यहाँ तो इनकम जो हुआ तो हमारे यहाँ भी तो कोई विदेशी लोग काम कर रहेंगे, तो उनको भी तो हम हिस्सा देंगे ना, तो वो भी इसमें से घटेगा। शेष विषय से प्राप्त की गई साधन आय, मान लीजिए हमारे, जैसे मान लीजिए ये घरेलू आय हमारे निकल गई, ये हमारा टोटल इनकम है। हमारे यहाँ जो भारत में बाहर के नागरिक जो काम करेंगे उनको जो पैसा दे रहे हैं उनको घटा देंगे। ठीक है, और हमारे देश के जो लोग जो बाहर जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो इनकम जो आ रहा है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे ना, माइनस शेष विश्व में निबल प्राप्ति। ठीक है, अब विश्व से जो निबल प्राप्ति है उसको भी मतलब सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये थोड़ा है फॉर्मूला, थोड़ा है टफ है, इसको याद करना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पाद का डिफिनेशन क्या होता है, तो घरेलू आय, शेष विश्व का भुगतान की गई साधन आय, ठीक है, उसके बाद शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय,
ठीक है, विश्व जो प्राप्त होगा उसको जोड़ेंगे और जो किसी को देंगे वो और घटाएंगे, जो ठीक है। देंगे वो घटा देंगे। जी हाँ सर। बिल्कुल, तो घरेलू आय माइनस शेष विश्व से निबल प्राप्ति, ठीक है, इसको मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं होती है, घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है, इन्हीं पे आधारित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं में से निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसको संक्षेप में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जीडीपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीडीपी। जीडीपी। जीडीपी का डिफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछता है, क्या डिफिनेशन होगा जीडीपी के, पढ़िए आप लोग भी। जीडीपी का डिफिनेशन क्या होगा, क्या बताएंगे जीडीपी का डिफिनेशन। किसी देश में पर अर्जित आय को कहते हैं। अर्जित आय, यही डिफिनेशन होता है। किसके द्वारा अर्जित आय, भारत के अपने नागरिकों के द्वारा या फिर विदेशी द्वारा, भारत में तो कोई भी अर्जित कर भारत सकता है। नागरिकों द्वारा अपनी सीमा के अंदर अर्जित आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बिल्कुल, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक दोनों, निवासी भी और गैर निवासी भी, इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसमें निवासी भी होंगे, गैर निवासी भी होंगे, ठीक है। मान लीजिए विदेश का भी कोई, मान लीजिए विदेश का कोई व्यक्ति होंगे, वो भी भारत में आके काम कर सकता है, तो उसके द्वारा सर्विस को जो क्रिएट किया जाएगा वह भी शामिल होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष के एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमी, चाहे वह निवासी और अनिवासी हो, ठीक है, दोनों के द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है, को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपयोग, सकल निवेश, सरकारी व्यापार, शेष योगफल के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। जीडीपी का डिफिनेशन क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं के, ठीक है, सकल मूल्यवर्धन का योग होता है, ठीक है। जीडीपी वृद्धि, तो यह देश के प्रदर्शन इंगित करता है। जीडीपी में अगर वृद्धि होगा तो देश जो है क्या है, क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति जीडीपी अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास के स्तर को इंगित करती है। अब बोलेंगे जीडीपी वृद्धि क्या करेगी, प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या करेगी। अब यहाँ पे देखें, देखिए ध्यान में, जीडीपी क्या करेगी, जीडीपी अगर वृद्धि कर रहा है तो क्या हो रहा है, देश प्रगति की ओर है। अब प्रति व्यक्ति जीडीपी कैसे निकले, टोटल जीडीपी में देश की जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो निकल सकता है प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है। तो यह अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास के स्तर को इंगित करता है, लोगों का आर्थिक विकास कैसी है, ठीक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद, अगर किसी भी कोई देश आर्थिक वृद्धि उसकी कैसी है, आर्थिक वृद्धि अगर उसकी ठीक है कि नहीं, इसके लिए क्या चीज ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे आर्थिक विकास ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, जीडीपी है। क्या है उसके लिए, जीडीपी है। जीडीपी के द्वारा ही पता किया जाएगा तो उसकी आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त है कि नहीं, ठीक है, मतलब बढ़िया है कि नहीं, खराब है कि नहीं, क्या किससे पता करेंगे, तो जीडीपी से ही पता करेंगे। अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का उपयोग क्या क्या चीज में होता है, ठीक है। तो जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था का वृद्धि का दर है। जीडीपी अगर मान लीजिए अभी हमारा कितना है, अप्रोक्सीमेट 6.5% के आसपास है ना। जी सर। अगला साल जाकर 7% हो जाएगा तो समझेगा हमारा देश प्रगति कर रहा है, ठीक है। अगर कम हो जाएगा तो समझेगा लो आ रहा है, तो क्या, तो उसका आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या कर रहा है, कमी हो रही है, अर्थव्यवस्था में कमी हो रही है। जीडीपी जितना ज्यादा रहेगा वो देश का अर्थव्यवस्था उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। यह परिणात्मक दृष्टिकोण है, इसके आधार पर देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों के तुलनात्मक विश्लेषण इसी आधार पर किया जाता है, जीडीपी के आधार पर ही किया जाता है। साधन लागत पे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग या प्रयुक्त उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य के साधन को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। साधन लागत में सरकार भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता, पहले ही बता दिए थे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। परंतु यदि कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो साधन लागत में शामिल किया जाता है। ऊपर वाला ही है, फिर रिपीट क्यों हो रहा है भाई। अच्छा थोड़ा सा रिपीट किया, ठीक है। सीएसओ द्वारा 2015 में जारी निर्देश पे अब साधन लागत पर व्यक्ति जीडीपी राष्ट्रीय आयोग में नहीं प्रदर्शित हो, किस पे प्रदर्शित होगी, 2015 से किस पे होती है, किस पे होती है, बाजार लागत पे, किस पे होती है, बाजार लागत पे।
बिल्कुल बाजार लागत पे होती है। 2015 से किस पे होती थी? साधन लागत पे होती थी। और अब किस पे होती है? तो बाजार लागत पे होती है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर यह मूल्य जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। ये तो पहले ही बता चुका, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सामान जो आप खरीदने जाएंगे तो साधन लागत पे खरीदेंगे कि बाजार लागत पे खरीदेंगे? बाजार लगा साधन लागत पे। बिल्कुल साधन लागत पे खरीदेंगे। साधन लागत पे इंक्लूडिंग और टैक्स लिखा रहता है, जब टैक्स ऐड कर देंगे तो बाजार लागत बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, नाम मात्र बनाम वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप है जो किसी किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य दर्शाती है, स्थिर कीमतों पर व्यक्त होती है। ठीक है, नाम मात्र बनाम वास्तविक बात करेंगे, ये जीडीपी, ये नाम मात्र बनाम जीडीपी जो है किस पे व्यक्त होती है? तो ध्यान रखेंगे स्थिर कीमत पे। उत्पादन के प्रति समय दृष्टिकोण का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। ठीक है, नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य है। दो कारणों से प्रति वर्ष इस बाजार मूल्य, ठीक है, में बदलाव होता है। पहला क्या है? तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में परिवर्तन, और दूसरा जो होता है कीमतों में परिवर्तन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। इसी पे मतलब क्या होता है, ये बदलते रहता है। मतलब नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ठीक है, भारत में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। दो कारणों से प्रति वर्ष इस बाजार मूल्य में बदलाव होता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन, और दूसरा जो होता है कीमतों में परिवर्तन। वास्तविक अर्थों में जीडीपी गणना करने के लिए मुद्रास्फीति का प्रभाव कम कर दिया जाता है। इस कम के लिए कारक को जीडीपी का अस्फीति कारक भी कहा जाता है। ठीक है, जीडीपी का अस्फीति कारक का फॉर्मूला क्या होता है? नाम मात्र जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुने 100 होता है। ये क्या होता है? तो जीडीपी का क्या लिखा हुआ है? अपस्फीति कारक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीडीपी अपस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है। ठीक है, जीडीपी का अपस्फीति कारक जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ संकेतक है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला एक बार देख लीजिए, क्या फार्मूला होता है? नाम मात्र जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी। बिल्कुल ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कभी ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, तो इसको आप लोग डील कीजिएगा। से जीडीपी का अस्पष्टीय कारक क्या होता है? नाम मात्र जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुने मतलब क्या होता है? तो 100 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए, नाम मात्र जीडीपी कुछ और नहीं है बल्कि चालू कीमतों पे जीडीपी, और ठीक है, वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पे जीडीपी है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी उत्पादन में परिवर्तन इंगित करता है, जबकि नाम मात्र जीडीपी कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। इसलिए नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का, ठीक है, क्या माना जाता है? बेहतर मतलब इंडिकेटर माना जाता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जिनको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिनको जीएनपी कहते हैं। इससे भी एग्जाम में प्रश्न आता है और बहुत बार पूछा गया है। क्या होता है? तो देखेंगे जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? जीएनपी। ठीक है, क्या होगा जीएनपी? तो किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस कार्य को कहते हैं जो जीडीपी में से विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब जीडीपी तो हमारे देश के अंदर का है एक साल के अंदर, अब विदेश से जो इनकम जो है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्या होगा? तो विदेश से इनकम जो होगा उसे जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये मतलब आपका निकल गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या निकल गया? तो जीएनपी निकला। ठीक है, लेकिन इसमें से हमारे यहाँ भी तो कुछ विदेशी इनकम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? हम अगर किसी देश में जाके कमा रहे हैं तो हमारे यहाँ से भी तो कोई विदेशी इनकम कमा रहा है। कोई हो सकता है कोई अमेरिका का आदमी हमारे यहाँ से इनकम अर्न कर रहा हो, तो हमारे यहाँ से जो इनकम जो अर्न कर रहा है उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक वर्ष की अवधि में एक देश में सामान्य नागरिकों का देश की घरेलू सीमा के अंदर बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स और सेवाओं में सकल मूल्य से है। यदि एक देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय तो एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, तो जीएनपी निकालने के लिए टोटल जीडीपी समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, प्लस जो भारत के नागरिक विदेशों में ज्वाइन करेंगे सो, ठीक है, और विदेशी नागरिक जो भारत में ज्वाइन करेंगे उसको घटा देंगे। तो जीडीपी में क्या करेंगे? भारत के नागरिक बाहर से जाके अर्न करेंगे सो, और विदेशी नागरिक जो भारत में ज्वाइन करेंगे उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है,
अगर मान लीजिए बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, तो बंद अर्थव्यवस्था में भाई साहब तो न तो बाहर देश का नागरिक न तो बाहर जाके काम कर सकता है, और न बाहर का नागरिक देश में आके काम कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के आदमी को अमेरिका जाके काम कर सकता है, किम जोंग जाने देगा क्या? नहीं। बोलेगा तुम यहीं पे रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह बात करेंगे, ठीक है, अमेरिका का आदमी क्या किम जोंग के यहाँ के नॉर्थ कोरिया में आके काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वैसे कंडीशन बंद अर्थव्यवस्था का अगर x माइनस एम इक्वल टू 0 होता है, ना तो बाहर से इनकम कोई जाता है, ना तो अंदर में कोई इनकम बाहर से आता है, तो ऐसे कंडीशन जीएनपी बराबर जीडीपी। तो बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था में जीएनपी और जीडीपी क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ना तो देश से कोई आदमी जाके बाहर काम करेगा, ना तो बाहर से आके कोई आदमी काम करेगा। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है, समझ रहे हैं ना? वो किसी के साथ व्यापार नहीं करेगी। बंद अर्थव्यवस्था किसी के साथ व्यापार नहीं करती है, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। बंद अर्थव्यवस्था का सबसे सुंदर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। क्या है? नॉर्थ कोरिया बंद अर्थव्यवस्था का सबसे सुंदर उदाहरण है। नॉर्थ कोरिया किसी के साथ व्यापार नहीं करती है, तो नॉर्थ ईस्ट कोरिया में जो जीएनपी होगा वही जीडीपी होगा। तो कि भारत में जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी प्लस एक्स, मतलब भारतीय नागरिक जो विदेशों से जो पैसा अर्न करेंगे सो, अब विदेशी नागरिक जो भारत से जो पैसा अर्न करेंगे उसको सेपरेट करने के बाद ही निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए? भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है हमें, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है। तो हमारा जो जीएनपी होगा हमेशा मतलब क्या होगा? जीडीपी से मतलब क्या होगा? कम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे आगे, देखेंगे साधन लागत पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या था? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपी एफसी कहते हैं। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए साधन लागत पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से जिसका मूल्य उत्पादन किया क्रिया में, ठीक है, प्रयुक्त साधनों के प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का प्राश्रमिक, ब्याज, निगम कर, ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं। पता पहले ही बता दिए साधन लागत को। अब बाजार मूल्य पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादन इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर या बाहर, ठीक है, किसी अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही, ठीक है, बाजार मूल्य पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जबकि साधन लागत पे राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारी कर जोड़ देते हैं, ठीक है, टैक्सेस जोड़ देते हैं जो सरकार को देते हैं, सरकार को दी जाने वाले अनुदान को घटा देते हैं, तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो जीडीपी बराबर क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पे, बराबर जीएनपी मतलब मार्केट प्राइस मतलब बाजार लागत पे, माइनस परोक्ष कर जो कि सरकार को हमने दिया ना सरकार को, अब प्लस अनुदान को, ठीक है, क्या करेंगे? ये प्लस परोक्ष कर, ठीक है, प्लस अनुदान को जोड़ेंगे तो जीडीपी, ठीक है, फैक्टर को साधन लागत आपका निकल जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, ये भी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। चलिए, जब किसी साधारण के साथ, ठीक है, जब किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी उपयोग या ह्रास को घटाया नहीं गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब हम सकल धारणा से स्थिर पूंजी के उपयोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते तो हमें निवल या मतलब शुद्ध प्राप्त होता है, ठीक है। निवल का मतलब क्या होगा? शुद्ध होता है। निवासी कौन होते हैं? तो निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा, राजनीतिक नहीं, ठीक है। निवासी का धारणा यहाँ पे आर्थिक धारणा, राजनीतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो, ठीक है। एक निवासी वह व्यक्ति जिसने आर्थिक हित का केंद्र बिंदु आर्थिक या घरेलू क्षेत्र में होता है, जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति भारत में आके काम कर रहा है तो मतलब समझिए कि उसे निवासी कहला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या इसका निवासी इकोनॉमिक्स के टर्म में कह रहा है, तो मतलब उसकी धारणा आर्थिक धारणा है, राजनीतिक धारणा नहीं है, ठीक है। नागरिक नहीं बात हो रही है, ठीक है, निवासी की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखें ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स के टर्म थे, ठीक है। एक बार कुछ कुछ पूछ लेता हूँ। कल हम लोग क्या करेंगे? तो कल हम लोग जीएनपी के मतलब उपयोग से मतलब चीजों को मतलब क्या करेंगे? शुरू करेंगे, ठीक है। अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। टफ तो लग रहा होगा लेकिन क्या कीजिएगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। 2 बार 3 बार सीखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। सिंपल प्रश्न से पूछ रहा हूँ, एक दो रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितना बताई थी? 20 रुपया। कितनी बताई थी? 20 रुपया बताई थी। कब बताई थी दादा भाई नौरोजी ने? 1867-68 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिराज ने 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताए थे?
रुपया 49 रुपया बताए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति का नाम था पीसी महालनोबिस, उसके अध्यक्ष थे। उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे? आर गॉडविल और प्रोफेसर आरवी राव। बिल्कुल, आर गाडगिल और कौन शामिल थे? ठीक है, बीके आरवी राव शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखिए। 1951 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके अनुसार भारत की आय उस समय 48-49 में कितनी थी? पर कैपिटा इनकम कितनी थी? अगर इकोनॉमिक सेक्टर में पीसीआई लिखा हुआ था, पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है, ध्यान रखें। देश की राष्ट्रीय आय कितनी थी उस समय? 8710 करोड़। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 87 से 10 करोड़ रुपए मात्र उस समय आए थे। इतना का तो आजकल कोई घोटाला कर देता छोटा मोटा, ठीक है, ध्यान में रखें, उस समय देश की आय थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ठीक है, राजकोषीय नीति, ठीक है। आपको ये बताएं, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है, तो मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। आरबीआई। बिल्कुल, ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई तैयार करता है, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 1 अप्रैल से अप्रैल से 30 30 मार्च मार्च तक। बिल्कुल, 1 अप्रैल से 31 मई तक होता है, ठीक है। बात करेंगे सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951। 1951 में हुई थी, ठीक है। सीएसओ एनएसएसओ का कब मर्ज कर दिया गया? 2019 में 2019 में मर्ज करके क्या बनाया गया? एनएसओ। एनएसओ। बिल्कुल, एनएसओ बनाया गया। क्या बनाया गया? एनओसी बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, साइमन कुजनकेट्स कौन थे? राष्ट्रीय आय लेखांकन जन्मदाता। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। इनके लिए मतलब क्या मिला था? तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बता, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की लागत की बात करेंगे तो किस पे की जाती है? तो साधन लागत पे भी की जाती है, बाजार लागत पे की जाती है। बाजार लागत पे कब की जाती है, कब से गणना की जाती है इसकी? जब सरकार को टैक्स देते थे उसके बाद। 2015 से, ठीक है। कब से गणना की जाती है? 2015 से की जाती है, ठीक है। साधन लागत में क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स शामिल नहीं होता। बाजार लागत में क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स भी शामिल होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेनवेट की बात करेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करें, सीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या है? तो सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस सारे चीजों का आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी जो इसमें जो सारी चीजें हैं, सो घर से क्या करना है? पढ़ कर आना, फिर हम लोग आगे के क्लास में इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। सभी लोग जो पीडीएफ जो दिया जाता है उसको पढ़ कर आइएगा तो थोड़ा और भी अच्छे से समझ में आएगा। लूसेंट का बेसिक किताब, वैसे सभी के पास किताब होना भी चाहिए। किताब ले लीजिए और इकोनॉमिक्स के टर्म को पढ़ कर आया कीजिए, तभी आपको ओवरऑल फायदा होगा, नहीं तो नहीं फायदा होगा, ठीक है। फिर कल 2 बजे के क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है। बाकी जो पेड का जो वर्क जो दिया गया आप लोग को, बिहार एसएससी के लिए पेड क्लासेस के जो वर्क जो दिया गया, उस वर्क को कीजिए, ठीक है। और जो अभी तक कॉपी नहीं आई है, कॉपी सबमिट कीजिए, ठीक है। मे भी आज क्लास डिले हो सकता है क्योंकि थोड़ा एक काम आ गया है, तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं उस क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, आपका भी धन्यवाद।